अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग की बात करते हैं। जंगबंदी में चंद ही घंटे बाकी हैं, जबकि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर चुका है। इसी वजह से अमेरिका की जानिब से जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है या ईरानी क़यादत पर पासदारान इनकलाब का दबाव है, इसकी वजह क्या है? इस हवाले से मुख्तलिफ दावे हैं, कयासराइयाँ हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचते तो फिर वो जंगबंदी में इजाफा नहीं करेंगे। क्या एक मरतबा फिर अमेरिका ईरान पर बमबारी का एक नया सिलसिला शुरू कर देगा? उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह इजलास में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिन मुज़ाकरात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में इसहाक डार, मोहसिन नकवी समेत अहम हुक्काम शरीक हुए, जहां इस अज़्म का इयादा भी किया गया कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहे, ये तसलसल न टूटे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त बड़ी पेचीदा है। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया है और ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका की जानिब से बहरी इक़दामात और मुबैना खिलाफ वर्जियों से उनके एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही दूसरी जानिब पाकिस्तान मुसलसल सिफारती राब्तों में मसरूफ है ताकि दोनों फरीकों को, दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाया जा सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से हम मुलाकातें भी की हैं, जिसमें सिक्योरिटी इंतज़ामात से लेकर मुज़ाकरात के मुमकिन इनेकाद पर बातचीत भी की है। और पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह किया है कि वो न सिर्फ एक जिम्मेदार सालिस का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि खित्ते में क़याम अमन के लिए भी एक संजीदा और अमली कोशिश कर रहा है। इसी दौरान चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने के इक़दाम पर तशवीश का इजहार भी किया है, जबकि शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी राब्ता हुआ है और इसमें खित्ते की कशीदगी को कम करने पर दोनों रहनुमाओं ने जोर भी दिया है। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल भी गैर यकीनी का शिकार है, जहाँ पर समंदरी आमदोरफ्त अभी भी मुतासिर है। लेकिन अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसके असरात न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी मईशत पर मुरतब हो सकते हैं, पहले भी हो रहे हैं। अमरीकी एजेंसी ये दावा कर रही है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रज़ामंद हो गया है और अमरीकी एजेंसी के ही मुताबिक ईरान और अमरीका दोनों के वफूद इस्लामाबाद आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ टेलीग्राफ ने यह दावा किया है कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। इन दावों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने वाली और इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इस वजह से खित्ते में अदम इत्मीनान अभी भी बरकरार है, सूरत हाल कशीदा है और काफ़ी कंसर्न भी हैं बहुत से लोग इस बारे में कि क्या होने जा रहा है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान है महमूद मौलवी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही साबिक सफीर हैं ज़फरुल्लाह शेख साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा फराह खान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। ज़फरुल्लाह साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हैं डिप्लोमेटिक स्टैंस को, रोल को। पाकिस्तान ने अब तक जो किया, ईरान ने रिस्पॉन्स कैसे किया, ट्रंप इसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो उसकी जानिब से की जा रही है, खास तौर पर अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तक ही हम महदूद रहते हैं। बेसिकली अभी बोन ऑफ कंटेंशन हुई है अपेरेंटली मुज़ाकरात के अंदर, एटलीस्ट जो हम तक खबरें पहुंच रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा? ट्रंप यहाँ से जाएगा बैकफुट पर? वो चाहता है कि मुआहिदा हो जाए, बातचीत हो जाए, इस्लामाबाद में अगला दौर हो, या नहीं चाहता? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। देखिए, आपने ब्रीफिंग तो बहुत अच्छी दे दी है, बिल्कुल सही है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहला राउंड जो हुआ था उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी अपनी जो भी जो डिप्लोमेसी थी, हर चीज थी, दोस्तों के कंसल्टेशन से और मुल्कों के हेल्प से अल्हम्दुलिल्लाह पहला राउंड जो था बहुत कामयाब गया। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को मैं सच पूछें कि बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की कि दो फरीकैन जो कोई 49-50 साल से बिल्कुल अपने एक दूसरे के साथ बैठे भी नहीं थे, वो एक हुई और वो बैठे के इस्लामाबाद में हुई। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है ये। नंबर वन, पहला राउंड जब हुआ तो नेचुरली इसमें बहुत सी पॉइंट्स थी जिससे एग्रीमेंट होना था। अच्छा। और इस किस्म की अगर मेरे लिहाज से जब मैंने देखी जो सफारतकारी मैंने की है 40-50 साल, जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं तो उसमें एक मीटिंग में एग्रीमेंट्स नहीं होते, ये चलती है। कभी कभी हो जाते हैं, इमीडिएटली सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो पहले भी नजर आ रहा था कि एक सिटिंग में या दूसरी सिटिंग में
ये एग्रीमेंट नहीं होगा, मगर एमओयू हो सकता है। आगे कुछ पॉइंट्स नहीं वो डिस्कस हो सकती हैं। तो जब हमने देखा कि ये दोनों फरीकैन की तरफ से पहले राउंड में, जिसमें तीनों थे, पाकिस्तानी भी था, मीडिएटर था, तो दोनों जब बैठे थे तो कुछ ये थी कि ये अच्छी सी किरण नजर आई कि उसमें उन्होंने ब्रॉडली एक जनरली उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम बात करेंगे, और जो चीजें थी जो जनरल थे, मिसाल पहले 10 और 15 पॉइंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर चुके थे, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, सबको पता है। तो उस पे जनरली कोई 80% जो पॉइंट्स थे उन पे इन प्रिंसिपल एग्री हो गए थे कि उस पे बात होगी, और कुछ लचक भी दिखाएंगे। 2 पॉइंट्स थी जिसपे वो अटक गए थे, एंड दैट वाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद था उसको खोलने का सिलसिला, दूसरा ईरान के न्यूक्लियर होने का जो फ्यूचर है उसकी जो पॉइंट्स थी। तो ये पॉइंट्स काफी अखबारों में आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिकन चाह रहे थे, और क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हम ईरान को न्यूक्लियर नहीं देखना चाहते, और उनको नहीं चाह रहे कि कोई उनके पास वेपन हो। नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से है, उसकी ना खुलने की वजह से फिर सारी दुनिया का जोर था, क्योंकि उसकी वजह से ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अराउंड कोई 176-77 या 180 किलोमीटर के करीब ये स्ट्रिप है, इसमें से कोई 20 से 25% ट्रैफिक होती है, जिसमें ऑयल टैंकर्स और सारी चीजें होती हैं। तो ये इफेक्ट कर रहा था सारी दुनिया को, सब मुल्कों को इफेक्ट कर रहा था, और मेरा ख्याल में अमेरिकन ने ये रियलाइज किया कि ये अगर जंग जारी रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ये बंद रहा तो इसमें बहुत से नुकसान होंगे। और उसमें दूसरी बात ये थी कि ट्रम्प को इंटरनल भी बड़े प्रेशर थे, वो बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी, और आपने आज तो CNN की रिपोर्ट भी देखी होगी कि इस ओवरऑल एपिसोड में जो भी सारा जो ट्रम्प की तरफ से या अमेरिकन की तरफ से सिलसिला हो रहा है, तो ट्रम्प की पर्सनली जो पॉपुलरिटी है वो बहुत गिर गई है नीचे। कोई मेरा ख्याल है कि जो भी अमेरिकन हैं वो शायद 20 या 25% चाहते हैं कि ये जंग हो, बाकी नहीं तो चाहते हैं कि अभी बहुत हो गया और ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो गाजा के बाद जो सिलसिला था, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि ईरान के ऊपर क्यों अमेरिकन कर रहे हैं, और ये ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पावर है सारी है, गाजा के बाद ये क्या सिलसिला हुआ, या ईरान के प्रॉक्सीज को क्यों मारा गया, ये एक लंबी कहानी है। ये ऑब्वियसली ये हिस्ट्री है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना जफरुल्लाह साहब, जी उस पे आ रहा हूँ मैं। अभी जो टॉक्स हैं, जो आप बातें हो रही हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से कि जी सब कुछ हो गया है, और बात है वाइस प्रेसिडेंट भी आएंगे, और 2 और जो हैं हमारे उनके अमेरिकन डेलीगेशन के डेलीगेट्स भी आ चुके हैं, मगर अमेरिकन ने पहले कहा कि नहीं, अमेरिकन ट्रस्टवर्दी नहीं है, और जब तक नेवर जो है पूरा ब्लॉकेट नहीं होगा तब तक हम टॉक्स में नहीं आएंगे। ये लेटेस्ट पोजीशन जो ईरान ने ली है, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये बात, और बुध को मेरे ख्याल में बैठेंगे, बात होगी। ये सारी कंपल्शन है, दोनों मुल्क चाहते हैं जंग ना हो, और अगर ये सीज फायर एक्सटेंड नहीं हुआ, ये एक्सटेंड हुआ, बिल्कुल बंद तो जंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जिस पर इनकी डिस्कशन होगी, मगर ये है कि ये बैठेंगे, बुध के दिन बैठेंगे, और ये जो अमेरिकन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स भी होती हैं ईरान की तरफ से। देखें, ईरान के लिए भी ये कहा गया है कि अंडर कुछ रिस्क हैं पीपल्स के दरमियान में या हुकूमत के जो कर रहे हैं उनके दरमियान में, तो ये लीडरशिप में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन दोनों मुल्क चाहते जरूर हैं कि वो बैठें और बात करें। बैठेंगे और मेरा ख्याल है कि लचक होगी, और अमेरिकन चले ये तो बड़ी खुशाइन बात है जफरुल्लाह साहब, अगर इस तरह ही चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी और दोनों फरीक बैठ जाते हैं, आप साथ ही रहेगा। महमूद मौलवी साहब, आपसे ये सवाल है कि अभी काफी बहरानी कैफियत है, क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा इबाम है दोनों लीडरशिप्स के दरमियान, हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखते हैं, जैसे जफरुल्लाह साहब भी अभी फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, लेकिन इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को सर क्या करना चाहिए? पाकिस्तान अभी जो कर रहा है, दोनों जानिब वो बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए अपनी सफारतकारी कर रहा है, दोनों को बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो हमारी खारजा पॉलिसी है सर, उसको भी कहीं ना कहीं एक वाज़ेह लकीर की तरह होना चाहिए। तो महमूद मौलवी साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, इसी रफ्तार से इसी तरीके से चलना चाहिए हमें आगे, या कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान को इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा जी कि पिछले 50 साल की हिस्ट्री में इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की रही,
और डिप्लोमेटिक जिसको आप बोले, जी। ठीक है ना। और ये मैं बड़ी खुशाइन बात है जो पाकिस्तान को इज्जत मिली और जो मैं कहूँगा रुतबा मिला, थैंक्स टू फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ। देखें, मैं भी मेरा मेरा कोई पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर देखें जो चीज़ अच्छी बात है उसको आदमी को क्रेडिट देना चाहिए, अगर कोई गलत है उसको भी जो है वाजे करना चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि ये मैं इनसे जफरुल्लाह साहब से एग्री करता हूँ, सेटलमेंट तो होना है, मगर आप देखें इसमें जो ये सेटलमेंट नहीं हो रहा है और ये आगे पीछे हो रहा है, इसमें बेनिफिशरी जो है ना, जो बिजनेसमैन बैठे हैं बाहर, जिसको बोलते हैं ना साहिब हैसियत लोग, अरबों रुपया बना रहे हैं। आप ये देखें, कभी ब्रेंट ले जाते हैं $80 पे, फिर $90 पे, तो इसमें लोगों के पैसे बन रहे हैं। अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में बन रहे हैं इस फ्लक्चुएशन से। आप ये देखें ना, $10 $20 ऊपर जाना स्टॉक एक्सचेंज, देखें जैसे ही अब कोई स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज भी 6-7 हजार पॉइंट गिर जाता है, 5-6 हजार पॉइंट जिसको आप बोले। जी जी। जैसी स्टेटमेंट पॉजिटिव आता है, 5-6 हजार पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसमें देखें, ये बहुत से लोगों का इसमें जो है रोजगार भी लगा हुआ है, बेनिफिट भी है, तो ये तो चलता रहेगा। मगर अल्टीमेटली देखें, ये चीजें सॉल्व होगी और ये ईरान के मफाद में भी है। और अमेरिका इसको देखें, अमेरिका भी ये सोच रहा है, क्योंकि देखें शराइत में आप देखें, $20 बिलियन तो वो कह रहा है एक ट्रेंच देगा। तो मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी अमाउंट है, मगर अगर $20 बिलियन वो कह रहा है एक ट्रेंच में देगा जो फ्रीज हुआ है, तो ये देखें, ये इसके ऊपर जो है काफी जो है मैं कहूँगा जो दूसरे ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके लिए देखें, अगर ये ईरान का ये बड़ा क्लियर हो जाता है और सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं, जी जी। ये पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा है। उसकी वजह है कि गैस पाइपलाइन भी है। मगर देखें, ये चीजें अगर आप नोट करें कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके लिए मैं कहूँगा कोई खास खुशाइन नहीं है। अच्छा। इंडिया देखें, इंडिया आपको ये देखें खाम में वो तड़प रहा है कि पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है। आप ये देखें, वो कुछ ना कुछ देखें, जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी रास्ते बंद किए हुए, मैं अभी इस्लामाबाद से ही आ रहा हूँ, जी जी। लोग कह रहे थे कि जी रास्ते, देखिए सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बिल्कुल है। हम इसमें गाफिल नहीं रह सकते हैं कि हम इंडिया को या किसी को चांस दें और खुदा कि ना खास्ता हमारे एक मुल्क ऐसे में। वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं जब हाँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि एक जरा और सा देखें, बिल्कुल हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहे हैं ना कि देखें, अभी एक जरा और मीटिंग होगी, मेहमान बैठेंगे, बात होगी, और बिल्कुल ऐसे देखें, में खुदा ना मेहमान खास्ता। देखें उनके, जी आप ये देखें ना, अमेरिकन सिक्योरिटी जो है वो तो आ चुकी है, उनकी गाड़ियां भी आ चुकी है, बिल्कुल। ठीक है ना, उनकी गाड़ियां आ चुकी है, उनके लोग, मेरे ख्याल से 50 लोग तो उनके आ चुके हैं, अमेरिकन के बिल्कुल। इस्लामाबाद में उतर चुके हैं। तो चीजें मतलब ये है कि बेहतरी की तरफ है। इंशाल्लाह हम यही दुआ गो हैं सब कि ये जो है खुशाइनी से जो है से ये एग्रीमेंट हो जाए, जो इंशाल्लाह। कि विन विन सिचुएशन हो ईरान के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए। उसकी वजह देखें, ईरान ने बड़ी एक अच्छी चीज उठाई है कि वो उसने जो है इजराइल से जो है ना लेबनान का इशू भी उठा लिया। बिल्कुल। और देखें, मेरे ख्याल से फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब को मद्देनजर रखते हुए मैं तो ये भी दुआ गो हूँ कि एक दफ़ा ये मसाइल हल हो जाएं, तो वो ट्रम्प्स को कह के, ठीक है ना, जो है वो इतनी तारीफ करते हैं दोनों की, वो कश्मीर का भी 50 साल का जो 60-70 हम साल का एक्सपेक्ट इशू कर है रहे थे, उसको भी आप सॉल्व कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। फराज साहब, आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से सर ने बताया अभी, महमूद मौलवी साहब ने, कि अमरीकी डेलीगेट्स आएंगे, उनकी सिक्योरिटी आ चुकी है, अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। पाकिस्तान ने भी अपनी कोई रिस्क असाइनमेंट तो की होगी कि दोनों जानिब कुछ भी हो सकता है, डिले हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, होंगे तो सही, मुआहिदा तो जरूर होगा, जंगबंदी तो जरूर होगी, लेकिन अभी भी कुछ सरप्राइजेस हैं जो मिल सकते हैं। पाकिस्तान का कुछ स्टेक पर है मैम, आपको लगता है या नहीं? पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ही है, देर से होता है मुआहिदा, जल्दी होता है, या खुदा ना खास्ता उसमें कोई डेवलपमेंट अगर नहीं भी आती तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे शामिल गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में है। राइट। जैसे मुझसे पहले भी ये बात की गई कि दो ऐसे फरीकैन को बिठाना जो आफ्टर 47 ईयर्स जो है वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे,
कुछ ऐसे फेजेस आए, लेकिन वो फेजेस भी बड़े शॉर्ट टर्म फेजेस होते थे। उनके स्टार्ट में ही ये आइडिया होने लग जाता था कि ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान पे जो है वो ईरान का ट्रस्ट, वो अमेरिका का ट्रस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतनी दुनिया में इतने सारे इसमें स्टेक होल्डर्स थे, इतने पार्टनर्स थे, इतने जो मुल्क हैं वो सालिसी की कोशिश कर रहे थे, बड़ी नेकनियती से कर रहे थे। लेकिन अगर आप उसको लिस्ट करें तो दोनों की चॉइस जो नंबर वन चॉइस थी वो पाकिस्तान थी। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ये एतमाद जीता कि पाकिस्तान कभी किसी को धोखा नहीं देता, और जब वो बतौर सालिस मैदान में आता है तो फिर उस पे एतमाद भी किया जाता है और उसको अपनी सालिसी का रोल भी मनवाना आता है। तो डेफिनेटली अगर पहले राउंड में इनको इस कामयाबी से बिठाया गया कि सेकंड राउंड के लिए दोनों का जहन बन गया, ये ऑब्वियस है। देखिए जी, ये बहुत बड़ी तवील एक लड़ाई थी, एक नाराजगी थी, और इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे पड़े। अब मैं और आप बैठ के अगर ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं जी पहला राउंड हो गया, ठीक है, दूसरे राउंड के लिए भी राजी हो गए, अब दूसरे राउंड तक कुछ जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, सब स्मूथ जाना चाहिए, दोनों मुमालिक अपने स्टांस लिए हुए हैं, डेफिनेटली तहफ्फुज़ात है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें जो रोल है वो पाकिस्तान का है कि वो दोनों अतराफ को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है और पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है। आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं जी, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब है, सागदार साहब है, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा, वो एक लम्हे के लिए भी आराम से नहीं बैठ रहे। पूरी दुनिया की सिफारतकारी आपस में इंगेज है, पूरी दुनिया की सिफारतकारी जो है वो ईरान से इंगेज है, पाकिस्तान से इंगेज है। इट मीन्स के पाकिस्तान ने सबको जगाया है, पाकिस्तान ने सबको ये एहसास दिलाया है कि खुदा ना खास्ता, जैसे IMF भी कह रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये 2027 तक जो ऑयल प्राइसेस है ये अगर $100 पर बैरल जो है वो रहती है तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। ये तो सबको आवेजा है, ये अमेरिका भी जानता है, ये मिडिल ईस्ट भी जानता है, ये ईरान भी जानता है, और डेफिनेटली ये हमें भी पता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, ये किसी एक मुल्क की नहीं है, किसी एक रीजन की नहीं है। तो अब जब रिसेशन आता है तो रिसेशन सिर्फ ऑयल का तो नहीं आएगा, इसमें आपके फूड क्राइसिस भी आएंगे, इसमें जो आपका सफर है वो भी रुक जाएगा। अगर वो बाय शिप है, बाय एयर है, किसी भी कार्गो शक्ल में है, तो आपका तो दुनिया का निजाम रुक जाएगा खुदा ना खास्ता। और पहले ही हम इस डर में थे कि ये तो तीसरी जो जंग अजीम है दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही है। तो इतने बड़े मामले को रोक के रखना और फिर जो है डेडलाइन दे देना, तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम बड़े पुर उम्मीद हैं, पाकिस्तान की भरपूर तैयारी है। अब यकीन करें कि कल भी मैं इस्लामाबाद से होके आई, जो मैंने वहां सिक्योरिटी देखी माशाल्लाह, और जिस तरह शहरी कोऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी, कि वो कितने इस पे खुश हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोनों मुमालिक अपने सेकंड राउंड में बैठेंगे और कब ये मामला तय होंगे, क्योंकि हर बंदा इस इंतजार में है। तो मैंने किसी के माथे पे शिकन नहीं देखी, किसी के माथे पे कोई शिकायत नहीं देखी, सब अपनी फोर्सेस से जो है वो कोऑपरेट कर रहे थे। हाँ, अब जब ये बैठते हैं तो दूसरे राउंड के बाद लॉजिकली अगर हम इसको एनालाइज करें तो बात तीसरे तक भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा एक पॉजिटिव हम एग्जैक्टली हम सिर्फ मैम ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आ जाए जिस तरह से सबोटाज करने की कोशिश इजराइल कर देता है। आपने देखा था कि मगरबी लेबनान पर हमले शुरू कर दिए थे, अब वो सिचुएशन भी नहीं है, कंट्रोल्ड है, विच इज वेरी गुड। जफरुल्लाह साहब, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह कैंप डेविड मुआहिदे को एक मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी सफारती कामयाबी गर्दाना जाता है, उसके बाद आज भी क्या ऐसी कोई लीडरशिप है, कोई ऐसा कोई सियासी अज़्म है कि हम ये सोचें कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस हवाले से, जहां पर अमन हो, मुआहिदा हो जाए? पाकिस्तान क्या ये कर सकता है? आपको क्या लगता है? दुनिया की हिस्ट्री में पीस के लिए एफर्ट करना सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है डिप्लोमेटिक डायलॉग। वो डायलॉग्स जो भी दुनिया में आज तक हुए हैं, वो बड़े, ये जो डायलॉग हमारा हो रहा है, जैसे मैडम फराह खान ने कहा और हमारे महमूद मौलवी साहब ने कहा, ये बड़ी हिस्टोरिक मोमेंट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और ये साबित करता है कि पूरे दुनिया के ममालिक सवाए चंद
जो अपने जो दुश्मन है, उसको हम तो खैर वही भी कहेंगे कि दोस्ती रखें, दुश्मनों को भी कहते हैं, वो जो है स्पॉयलर्स बने हुए हैं। इंडिया इज वन ऑफ द स्पॉयलर्स टुडे। इसराइल जो है वो भी स्पॉयलर्स हैं। लेकिन बात ये है कि हम दूसरी में है कि तो ये जो हमारा पाकिस्तान का पॉजिटिव है, हम वी आर इन अ विन-विन सिचुएशन। हम देखें, पहले मैसेंजर्स थे, इतना बड़ा काम किया, सारी चीजें की, फिर मीडिएटर्स बने हैं। देखिए ये सारी चीजें जो है उनमें हमारा भी इंटरेस्ट ये है कि अगर दुनिया में पीस रहेगा तो पाकिस्तान में भी पीस होगा। और सबसे बड़ा जो हमारी जो पाकिस्तान की जो फिक्रमंद जो चीज थी कि हमारे मुसलमान मुल्क जो है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो जो है उन पे जो थोड़ी सी बमबारी हो रही थी या ड्रोन के हमले हो रहे थे, उसमें बहुत उनका स्ट्रक्चर और बड़ा नुकसान हो रहा था। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक दफाई मुआहदा ऑलरेडी है, वहां भी हिट हो रहे थे। ऑलरेडी ईरान ने ये कहा था कि हम मुल्क पे नहीं कर रहे हैं, मगर वो उनके अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं, मगर है तो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो पॉइंट की ये थी कि पाकिस्तान का सबसे ये भी एक मकसद था कि मुसलमानों के बीच में स्टिफनेस न हो। देखें, ऑटोमन्स के फॉल के बाद 20s के बाद वेस्ट ने और अमेरिकन ने सारों ने ये फैसला किया कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देना है, और वो लीग ऑफ नेशंस बनाई, यूनाइटेड नेशंस बनाए, आपस में जो है वीटो बांध लिया कि इसको मैं वीटो पावर देते हैं, इनको परमानेंट मेंबर करते हैं। उसके बाद चल के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद 1974 में आपको याद होगा लाहौर में समिट हुई थी एक, और वो इस्लामिक समिट सबसे बड़ी समिट थी उस्मानिया दौर के बाद जो भी है सारा। अब उस्मानिया दौर में 500 साल का दौर था, उसमें क्या कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थी, क्या थी। अगर इस सारी पॉलिसी को, मैं एक डिप्लोमेट हूँ, एक रंग ये देता हूँ, तो वन ऑफ द मेजर स्टिफनेस बिटवीन द नेशंस वाज रिलीजियस फैक्टर, वो भी एक है। अब उसको नहीं जाते इसमें जाते। तो मकसद ये था 1974 में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, मैं उस वक्त CSS करके प्रोफेसर था लाहौर में, तो मैं उस वक्त ट्रेनिंग में था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए कौन कौन लीडर्स को उड़ाया गया, किसने उड़ाया। पॉइंट ये है कि ये चीज भी, पाकिस्तान एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, हम न्यूक्लियर है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे, अब ये पहली दफा हुआ है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझे या जैसे समझे, पाकिस्तान की पीस को या पीस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। मैं कम अज कम अफ्रीका में 10-15 मुल्कों के 10 मुल्कों का मैं सफीर रहा हूँ, सफारतकारी की है। जो पाकिस्तानी फौज के पीस कीपिंग फोर्स है, जो यूनाइटेड नेशंस ने किया है, दे आर मोर देन 20 कंट्रीज। इतना अच्छा नाम है पाकिस्तान का बाहर, ये नहीं कि कोई बात है। फिर गल्फ में अगर खुदा न खासा कुछ होता है, गल्फ किसने, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स। मैं जहां भी गया, मैं जब सूडान में था, मेरे पास 3 मुल्क थे। एक दफा मैं वहां गया था, प्रेसिडेंट डेबी ने मुझे कहा कि भाई हमें पाकिस्तानी इंजीनियर चाहिए, पाकिस्तानी मैकेनिक चाहिए, पाकिस्तान। देखिए, कहने का मेरा मकसद है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त मुल्क है, और इस दफा एस्टेब्लिशमेंट और सिविल लीडरशिप, दे आर ऑन द वन प्लेटफॉर्म। सलाम करते हैं, हमारे वैसे भी सबको सलाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इन द टाइम ऑफ क्राइसिस हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। इस दफा जो ये डिप्लोमेटिक हुई है ना, ये जंग नहीं है, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट थी, और हमने जितनी कोशिश की उसमें अल्लाह ने भी कामयाबी दी है, और हमारे सच होता है। अब ये देखिएगा कि इसके जो 1 मिनट सिर्फ होगा कि वॉर के बाद एक सवाल अगर आपका आएगा कि क्या होगा, वॉर तो ऑलमोस्ट खत्म होगी, ये लोग बैठेंगे आपस में, ये गिनती करते रहेंगे, ये बात तो तय है। और पाकिस्तान मगर बाद में जो फायदा होगा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि गल्फ स्टेट सोच रहे हैं कि ये जो बेसिस है हम अपने जो है अमेरिका के खत्म करें, और जो वहाँ पैसे उनके पड़े हैं वो वापस लाएं। वो किधर जाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, इन्वेस्टमेंट। चले जबरदस्त। लेकिन इससे फिर बहुत तकलीफ भी तो होगी अमेरिका को, ट्रंप को, अगर इस तरह का कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है। महमूद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं कि कोल्ड वॉर में, सर्द जंग के दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने अपने वाज़े तौर पर ब्लॉक्स लिए होते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से सस्टेन करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर है ये दुनिया, तो क्या पाकिस्तान को ऐसे में आप समझते हैं कि कोई वाज़े सिमत, कोई वाज़े डायरेक्शन इख्तियार करनी चाहिए, या जिस तरह से अभी एक बैलेंस तरीके से हम अपनी हिकमत अमली पर चल रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया ना ये सारा सफर, तो या इसी तरह से पाकिस्तान को चलना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं आपके अपने पॉलिटिकल करियर के को देखते हुए?
देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो इस वक्त चल रहे हैं ये इसी को बरकरार रखें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखें, ये बड़ा अच्छा इनका इक़दाम है कि आप ये देखें कि सऊदी को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईरान अभी हमसे खुश है, जी। अमेरिका भी आप ये देखें हमसे खुश है, और अब जितने ये जो ममालिक हैं जिसको आप पर्शियन गल्फ बोलते हैं, जी। ये सब इस वक्त हमसे काफी खुश हैं और चीजों को हम बहुत अच्छा मनूवर कर रहे हैं। और ये देखें, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर बने देखें, और जिसके पड़ोसी, क्योंकि ईरान का जो है हमारे साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, तो उनके साथ भी हमको जो है ये चल रहा है, ये बड़ी खुशनुमी से चल रहा है। हालांकि शुरू में लोगों को ये अंदाजा नहीं था, बल्कि वो सोच रहे थे कि हम सऊदी की साइड लेंगे। मगर आप ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी मूव थी कि उन्होंने न सऊदी की साइड ली न ईरान की ली। आप ये देखें ना, यूएई ने इजराइल का साथ देते हुए और इंडिया का साइड लेके उसने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया। आप ये देखें, यूएई ने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया इंडिया के और इजराइल का साथ देके। आज उनकी इकोनॉमी जो है, मैं कहूंगा यूएई की बड़ी शटर्ड है, क्योंकि उन्होंने एक अपनी पोजीशन ले ली इंडिया और इजराइल के साथ, तो बाकी ममालिक के साथ तो मैं कहूंगा कि जी इस वक्त उन्होंने ये जो हमारे जो है फील्ड मार्शल जी और प्राइम मिनिस्टर और मैं कहूंगा इसाक डार साहब जो भी ये कर रहे हैं, देखिए बड़ी खुशनुबी से इसको चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा ऑल द क्रेडिट गोज टू देम, उसकी वजह इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमेशा से मैं यही कहता हूं कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाहमत नहीं। मैं तो हम अपने लोकल पॉलिटिशियंस को भी यही कहता हूं कि देखें जी, मुफाहमत की सियासत बेहतर होती है बनिस्बत मुज़ाहमत की, जिसमें लोगों की जाने जाती हैं। और जो मैं कहूंगा, अगर मुल्कों की भी बात करें, आप ये देखें ना, इतने दिन इन्होंने लड़के इतने लोग, हजारों लोग मारे इतना गए, नुकसान किया, बिल्कुल अरबों खरबों रुपए का नुकसान किया, उसके बाद भी टेबल पे बैठ गए। तो अगर इस चीज को जो अगर वो सोचने लगे कि देखें जी, चीजों को टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो अमेरिकन आए हुए हैं, ये 50 लोग तो आ गए हैं जी जी। और अलग अलग रूमर्स आ रहे हैं कि ये आ रहा है वो आ रहा है, और ईरान से भी लोग आएंगे। और मतलब हम फिर रिपीट करूंगा कि दुआ गो हैं कि ये जो है ये ट्रीटी साइन हो, जो कि पूरे दुनिया के इंटरेस्ट में है। उसकी वजह ये है कि अगर ये वॉर मजीद चलता तो ये तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर था। अब आप देखें ना, चाइना के स्टेटमेंट्स, चाइनीज के भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, यूरोपियन यूनियन के भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, यूके के ब्रिटेन के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। तो मतलब ये बड़ी खुशाइन बात है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द वॉर। तो ये हम पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बैकिंग पर है, जो एक आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग को शो करती है, और आप ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करते हैं, जो पाकिस्तान कर भी रहा है। हम बहुत एक्टिवली देख रहे हैं काम करते हुए, जैसे फराह खान साहिबा फरमा रही थी। जी जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? एक चीज मैं आपको कह दूं जी जी, कि जब ये जंगबंदी हो जाएगी तो इसमें एक चीज जो पाकिस्तान के लिए बहुत मैं कहूँगा अच्छा होगा कि पाकिस्तान की जो है, मैं कहूँगा कि उसकी चौधराहट इस पूरे रीजन पे हो जाएगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस चौधराहट का पाकिस्तान ने फायदा कैसा उठाना है, ये कोर पॉइंट है। ये कोर पॉइंट है, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और मुल्क के लिए। बिल्कुल ये हमारा कोर पॉइंट है। हमारा कोर एजेंडा ये है कि हम जितनी भी एफर्ट्स करें, ठीक है, हम बहुत ही सेल्फलेसली काम करके पूरी दुनिया के लिए काम करें, लेकिन सबसे पहले तो हम है ना, खुद है, हमारा पाकिस्तान है, उसका वजूद है, उसकी तरक्की है। फराह खान साहिबा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में हैं, डेफिनेटली इकोनॉमिकली अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी मौशी कमजोरियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी खारजा पॉलिसी को भी मुतासिर करती हैं। खारजा पॉलिसी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। लेकिन आप क्या समझ रही हैं कि अभी जो पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में चल रहा है, इससे वो अपनी एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ भी जाएगा,
फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा रिफाइंड तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा दुनिया को? अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर काम या नहीं कर रहे, हुकूमत क्या सोच रही है इस पर? जी, जैसे कि बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हो रही है कि अब यहाँ से पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा, इस बीच में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या इस वक्त ये बेहतरीन खारजा पॉलिसी है या हो चुकी है। जी, अब चूंकि इन चैलेंजेस में हमें अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और इन चैलेंजेस में, इन क्राइसिस में पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के जरिए, अपनी बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए ये मनवा दिया कि वो अपने इन चैलेंजेस के रास्तों से होता हुआ अपनी उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचेगा जहां डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट सबको हो गया है। ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि अभी अगर अमेरिका का वफद यहाँ आया हुआ है तो अमेरिका के वफद का पाकिस्तान की जमीन पे आना इस बात का सबूत है कि वो हमारी सिक्योरिटी के जितने भी इकदामात हैं, हमारी काविशें हैं, वो उनसे मुतमईन है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और उनकी जो सिक्योरिटी सेंस है वो दुनिया में जो है उसको माना जाता है। अब जो पाकिस्तान अपना ये अमन का और ये सालिसी का और ये सिफारतकारी का रोल आगे लेके जाता है, तो डेफिनेटली मैं इसको लिंक करूंगी बोर्ड ऑफ पीस के साथ भी कि उस पे भी बेहतरीन असरात पड़ेंगे। तो जहां दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि हमारी दुआ है कि ना हो, पाकिस्तान को मैं उसमें भी देखता, जो मुझे है नजर आ रहा है वहां मैं उसको देख रही हूँ। प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो डेफिनेटली आपका जो मैक्रो लेवल है वो स्टेबलाइज हो रहा है। जब आपका मैक्रो लेवल स्टेबलाइज होता है तो उसके असरात नीचे आम आदमी की जिंदगी पे पड़ते हैं माइक्रो लेवल पे। तो इसमें मैं जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ता हुआ देख रही हूँ, इसको मैं पॉवर्टी को इसमें रिड्यूस होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि अब ट्रस्ट आ गया। इसमें एक और चीज मैं जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास के स्पॉइलर्स हैं, जो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या जो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पे वार करने की कोशिश करते हैं, अब आप देखें वो अपना तरीका वारदात जो उनकी दहशतगर्दी का है वो भी वो बदल रहे हैं। अच्छा। तो हमें बहुत फ्रंट पे इससे कामयाबियां मिल रही हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान या हमारा ये जो स्पॉइलर इस साइड पे है, भारत या इवन इसराइल, तो वो बड़ी हद तक डर गए हैं और इसके बाद इनको एक नया टफ टाइम मिलने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपनी बेहतरीन जो वो सिफारती दौर है उससे गुजर रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन हो रहा है इंशाल्लाह, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेगा। जफरुल्लाह साहब, आप जाहिर है आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ममालिक के साथ आप काम कर चुके हैं। अगर आज पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप कोई एक्टिव ड्यूटी होते हुए कोई स्टेप लेना चाहते तो पहला सजेशन क्या होता टुवर्ड्स नेगोशिएशन प्रोसेस, जब दोनों लोग बैठेंगे बात करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सून इंशाल्लाह हम किसी ट्वीटी पर पहुंच जाएंगे, कोई ट्वीटी साइन हो जाएगी और मुआहिदा हो जाएगा? डियर कस्टमर, जफरुल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, गालिबन उनको आवाज नहीं जा रही है। तो महमूद मौलवी साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैसले तो मैदान में ही होते हैं। दोनों फरीक जब जंग लड़ रहे होते हैं तो फैसले मैदान में होते जरूर है, जीत के और हार के, लेकिन इवेंचुअली जो बैकडोर चैनल होता है, जो डिप्लोमेटिक वे से अपना काम कर रहा होता है, मुफाहमत की बात कर रहा होता है, पीस की, जंग को छोड़ने की बात कर रहा होता है, इवेंचुअली जीतता वही है। इस जंग के अंदर बहुत सी चीजें खुलकर सामने आई, ईरान के हवाले से भी, अमेरिका के हवाले से भी। अब जो एक हलाशेरी देना, एक थपकी देना बैक पर, वो इजराइल जो अमेरिका को दे रहा था, आपको लगता है कि वो शटअप हो जाएगा, आइंदा से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा और ना ही अमेरिका उसके ट्रैप में आएगा इस सारी एपिसोड के बाद? आपको लगता है ऐसा सर या नहीं? देखिए, इजराइल तो बाज नहीं आएगा। अच्छा। इसमें तो कोई दो राय ना रखे। अफसोस की बात है वैसे ये कि अभी भी अगर वो बाज नहीं आएगा। हाँ, देखिए अफसोस की बात है, वो सालों से कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये तो सदियों की जंग है, आज की जंग तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो वो तो बाज नहीं आएगा, मगर हम अगर सारे मुस्लिम ममालिक एक पेज पे आ जाएं तो मेरे ख्याल से हमसे बड़ा सुपर पावर तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें ना, हम बदकिस्मती ये है कि यही जो इजरायली हैं जी, ये मुसलमानों को लड़ा के किसी ना किसी उसमें करके ये डिवाइड करके अपने आप को पेनिट्रेट करते हैं। और देखें, इजराइल जो है वो नहीं चाहता कि, देखें इस वक्त तो है वो अमेरिका से भी
मैं कहूँगा वो खुश नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान को फलता फूलता देख नहीं सकता। उसकी वजह देखें, इस खित्ते में दो ही सुपर पावर जो कहूँगा है, जिसके पास एटॉमिक पावर है। एक हमारे पास है, इंडिया के पास है, और इजराइल के पास है। अगर पूरे खित्ते में देखें, बिल्कुल देखिए हमने जो इस वक्त मार्का मैं कहूँगा मारा है, आप ये देखें ना, इंडिया ने हमसे जंग करके देख लिया, बिल्कुल उनको भी मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद इजराइल के अंदर जो ये नेगोशिएशन में हुआ, उसकी वजह ये है कि ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इससे मैं फिर कहूंगा कि हमें ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए। एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन जो है पूरी कोशिश करेगा हमारे यहाँ इंटरनल इश्यूज के ऊपर, दुश्मन कोशिश करेगा हमारे यहाँ मैं कहूँगा टेररिज्म। तो हम सबको जो है मुत्तहिद होना चाहिए, बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ और दुश्मन की नापाक अज़ाइम के खिलाफ, जो कि वो 100% करेगा किसी ना किसी तरीके से। तो ये जैसे ही ये जंगबंदी हो जाती है, हमें अपने सफ़ों के अंदर से भी लोगों को देख के, ठीक है ना, वहां हमें पर भी अपने एनवायरनमेंट सफ़े बेहतर दोस्त, करने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने अपने बहुत सफ़े अच्छी दोस्त बात की है। हमें वक्त नहीं मिल रहा था कि हम इस पर डिस्कशन करें, लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फराज साहिबा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत खूबसूरत बात महमूद मौलवी साहब किसी के साथ क्लोजिंग की तरफ जाना चाहूंगी कि हमें ये मैटर रिजॉल्व करने के बाद अपने इश्यूज पर आना है, जो हमारे मुल्क के इश्यूज हैं, हमारी पॉलिटिकल क़यादत के इश्यूज हैं। आपको लगता है कि PMLN उस तरफ भी गौर करेगी, उनको भी रिजॉल्व करेगी आने वाले वक्त में? मैं थोड़ा सा जी इसमें ऐड करना चाहूंगी, फिर आपके सवाल पे आती हूँ जी। इस पूरी सूरत हाल में जो हमारे आसपास ममालिक हैं, जहां कभी ये थ्रेट्स दिए जाते हैं कि जी हम उन पे हमला कर देंगे, उनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। और उनको ऐसा लगा है कि एक जैसे दीवार सी जो है वो सामने आ गई है, और अब हमें जो थ्रेट्स मिलेंगे शायद वो दीवार जो है उसको रोकेगी। और डेफिनेटली उनका जो हौसला है वो पाकिस्तान है। यस, पाकिस्तान जो है अगर वो एक्सटर्नल फ्रंट पे है, तो साथ साथ वो अपने इंटरनल मामलात भी देख रहा है। वो इकोनॉमी हो, वो आपके मुखालिफिन हो, या वो आपकी लोकल पॉलिटिक्स, जो कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है, तो पाकिस्तान उस तरफ भी देख रहा है। इंटरनल जो आपकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर वो फितना अल खवारिज को, फितना हिंदुस्तान या BLA, आपने अभी रिसेंटली देखा कि वहां जो रहीमा बीबी जो केसेस हुए, रह गई बात हमारे मुखालिफिन की। तो यस, पाकिस्तान और हमारी ये जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये भरपूर कोशिश कर रही है कि हर जगह हर पार्टी को स्पेस दी जाए। अगर कोई पार्टी किसी हद तक नाला है तो उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो कम किया जाए। अगर वो इलाज मुआवजे की बात होती है, हाँ, जहां पाकिस्तान के स्टेक्स आते हैं, जहां पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है, तो वहां जो है मसलहतन एक पॉज दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि प्लीज आप अपने रवैये को रिव्यू करें, आप पाकिस्तान के लिए बात करें, ये हमारा और आपका मुल्क है। तो अगर वो अपने उस रवैये पे आगे चलते हैं तो डेफिनेटली ये हमारा और उन सबका पाकिस्तान है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। आज हम हैं, कल किसी और ने होना है। तो जो पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है वो हम सब पे फर्ज है कि हमने उसके साथ स्टिक रहना है, क्योंकि आप देख रही हैं कि अब जो फ्रंट्स हैं हमारे लिए वो ज्यादा खुलते जा रहे हैं। जहां जहां हम अपने आप को मनवाते जा रहे हैं, वहां वहां ये स्पॉयलर्स जो हैं ये नए खड्डे खोदते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज भी रखे। बहुत शुक्रिया फराह खान साहिबा, आपने गुफ्तगू की। महमूद मौलवी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह होती है कि जहाँ आप आलमी महाज़ों पर बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके क्रेडिट पर होती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान एक कामयाब सफारतकारी के खिलाफ ये मुआहिदा साइन करवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस के रास्ते भी खुलते हैं, मसाइल के रास्ते भी खुलते हैं, तो आपको उनके लिए भी तैयार रहना होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कशीदगी में कमी होगी, दोनों फरीक बैठेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर जो हम मुआहिदे की डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत कम इम्कान है कि जंगबंदी को खुदा न खास्ता आगे नहीं कंटिन्यू किया जाए और फिर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ऑल्दो के स्पॉयलर्स बहुत एक्टिव हैं, हमें इस चीज़ को भी माइंड में रखना होगा और उसके बाद आगे अपनी हिकमत अमली तय करनी होगी। शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।